हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रिवीजन। और आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। आज हम इसको लाइन टू लाइन में सेंसिटिव से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ाई किया था हमारे इस सीरीज में, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की सीरीज में। इससे पहले हमने पढ़ा था बेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसके बारे में हमने पढ़ाई किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे प्लांट्स को, जैसे बीटी कॉटन था तो उसमें बैसिलस thuringiensis का जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो जो इंसेक्ट से जो पेस्ट थे उसको मार पाए, है ना। तो अपने लाइन टू लाइन में पूरे का पूरा वहाँ से देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि यही बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो मेडिसिन की फील्ड में कैसा कहाँ पे है ना। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था, क्रॉप्स के फील्ड में या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के फील्ड में देखा था। आज हम वही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फील्ड में, इसका जो मेडिसिन की फील्ड में जो काम है, मतलब कि हमारे लिए जो मेडिसिन के रूप में कैसे काम करता है ये, है ना। तो आज हम इसको देखने वाले हैं और हम लाइन टू लाइन जाएंगे, ठीक है। हर एक लाइन को अंडरलाइन करेंगे और जहाँ पर इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। नोट्स आपको लेते चलना है, अगर आप ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप नोट ले सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप नोट लेते चलिए, कुछ नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को बस लिखना है, और वो मैं बताऊंगा कौन सा पॉइंट लिखना होता है, उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, अंडरलाइन करूँ, फिर हाईलाइट करके जबरदस्ती मार्क करूँ वहाँ पे कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, उस पॉइंट को ही वहाँ पे नोट करना है। नोट का मतलब ये नहीं होता कि आप सब लिख लीजिए, अगर सब लिख लेंगे तो बुक ही पढ़ लीजिए, उससे अच्छा है ना। नोट्स पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले पॉइंट लिखेंगे, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको जो भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। बहुत कम कैसे आने वाला है, क्योंकि इस पर हम लाइन टू लाइन वाइज जाएंगे, और लाइन टू लाइन वाइज जाएंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके टेस्ट सीरीज में स्कोर करने में, और आपके नीट के नीट के एग्जाम में स्कोर बूस्ट करने के लिए। ये आपका जो बायो का जो मार्क है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान पूरा पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि बाकी सबका भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलते जाए। और हर दिन आप रेगुलरली ये जो हमारा जो नीट का जो सीरीज चल रहा है, इस पर हम लाइन टू लाइन में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, उस पर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करता है, तो यहाँ से पढ़ेंगे। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स। क्या बोल रहा है, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी था, इसकी जो प्रोसेसेस है वो जो हमारा जो हेल्थ केयर का फील्ड है, या फिर जो बहुत अच्छे थेरेपेटिक ड्रग बनाने का जो फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, उसमें बहुत इमेंस इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब आरडीएनए हमारा ड्रग बनाने में, और मतलब सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है ना। ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फर्दर, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses. Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses, as in common in case of similar product isolated from non-human sources. At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved. कितना, ये ध्यान रखिए, देखिए ये वाला पॉइंट नोट करने वाला है, इसको ध्यान, ऐसे पॉइंट को नोट कर जाता है। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. In India, 12 of this presently being marketed. ठीक है, हम अभी तक प्रेजेंट में कितने रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स अप्रूव हुए हैं ह्यूमन यूज के लिए, 30, और इंडिया में कितने हैं, कितने मार्केट हो रहे हैं, 12। देखिए क्या बोला चाह रहा है ये, कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो जो चीज़ है, जो रिक्वायर्ड चीज़ है, हम उसको बनाते हैं मोर सेफ वे में। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंसुलिन है, ठीक है। तो इंसुलिन की जरूरत हमको पड़ता है, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको, है ना। तो इंसुलिन पहले कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता था, पहले ये पीक में प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। जो पीक वाला जो इंसुलिन होता था उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था और ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है, पीक से इंसुलिन निकाल के। अब इससे प्रॉब्लम क्या था, इस चीज़ में प्रॉब्लम ये था कि जो पीक का जो इंसुलिन होता था ना, वो ह्यूमंस में एलर्जी प्रोड्यूस करता था, क्योंकि दूसरे का है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का है। आप उसको जैसे ह्यूमन में ट्रांसफर कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रोड्यूस करेगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। क्योंकि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कोई दूसरा प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन आ रहा है ये हमारे बॉडी का प्रोटीन नहीं है, कोई दूसरा प्रोटीन है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। और अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो हमारा जो
इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाएगा और उसको किल करने लगेगा या फिर एलर्जी प्रोड्यूस करने लगेगा, ताकि वो प्रोटीन किल कर जाए। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प किया। और हेल्प कैसे किया कि ह्यूमन इंसुलिन बना के। कौन सा इंसुलिन बना के, ह्यूमन वाला इंसुलिन बना के, मतलब वही इंसुलिन जो हमारा बॉडी चाहता है, जो हमारे बॉडी में बनता है, क्या वही इंसुलिन हम दूसरे के बना सकते हैं, ताकि हमें कोई भी इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स शो ना करे, वो सीधा सीधा उसको एक्सेप्ट कर ले। तो बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम उस चीज़ को बनाने लग गए दूसरे ऑर्गेनिज्म में। कैसे बनाए, कहाँ बनाए, अभी आगे है, देखिए आगे ही है जेनेटिकली इंसुलिन। ठीक है, तो इसको हम भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट, मतलब अभी के टाइम पे 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, इसी तरह के अलग अलग तरीका के 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए अप्रूव किए गए हैं। हाउ मच, 30, ध्यान रखिएगा ये नंबर को। ठीक है, और इंडिया में कितने हैं, 12। इंडिया में 12, वर्ल्ड में 30 अप्रूव हुए हैं ह्यूमन यूज के लिए। इंडिया में 12 प्रेजेंटली भी मार्केटेड है, मतलब मार्केट में 12 घूम रहे हैं, है ना, इन 30 में से 12। ठीक है, तो ये बात, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, क्या बोल रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो क्या कि मैं यही बताया कि इंसुलिन हमको प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, तो हम क्या किए, हम हमारा इंसुलिन को जेनेटिकली इंजीनियर करके बना लिए। क्या किए, पहले बता देता हूँ एक बात कि हमने क्या किया, हमने एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया में क्या डाला, हमारा बैक्टीरिया इंसुलिन थोड़ी ना प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत तो हमको है। तो बैक्टीरिया में जीन वीन कुछ था नहीं, हमने क्या किया, हमारे पास वेक्टर था PBR322 टाइप का, ये सब और भी बहुत सारे टाइप के हैं, हमने वेक्टर पढ़ा था ना, तो उस पर अपना जो इंसुलिन का प्रोडक्शन का जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया और इसको डाल दिया बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया क्या किया, इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग गया, और उस इंसुलिन को हमने एक्सट्रैक्ट किया और अपने यूज़ के लिए ले लिया। बस इतनी सी बात है। देखिए कैसे, मैनेजमेंट ऑफ, अब लाइन टू लाइन बात देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, है ना। जो डायबिटीज़ है, जो एडल्ट ऑनसेट है, वो कैसे ठीक होता है, इंसुलिन लेने से रेगुलर टाइम इंटरवल में। व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल, क्या करेगा अगर ह्यूमन इंसुलिन नहीं है। इफ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स, हमको दूसरे एनिमल से इंसुलिन अलग करके यूज करना पड़ेगा, जैसे कि पिग से हम करते थे। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, and would it not elicit an immune response in the human body? Now, इसका आंसर है no। ठीक है, now imagine if bacteria were available that could make human insulin, suddenly the whole process becomes so simple, है ना। अगर बैक्टीरिया मिल जाए तो कितना ईजी हो जाएगा। तो यू कैन इजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। समझ रहे हैं, आगे दिया है कि नहीं दिया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट के साथ हटा दिया, नहीं हटाया। ठीक है, अभी देखिए, मेरे को लग रहा था हटा दिया क्योंकि ये पॉइंट आ नहीं रहा था। देखिए यहाँ से देखिए, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ स्लॉटरेड कैटल एंड पिग्स। ठीक है, ये बात को देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते थे। एक मिनट, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है पीसी में, क्या पीसी का रैम कम है। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ स्लॉटरेड कैटल एंड पिग्स। कैटल और पिग से इसको हमने कैटल और पिग के पैनक्रियास से हमने इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, और उसको हमने अपने लिए यूज करने लगे। इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स तो कॉसेस सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टू दी फॉरेन प्रोटीन। क्योंकि दूसरे एनिमल से जो कि इंसुलिन आया हुआ है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है ना। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है ना। इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो है अगर दूसरे एनिमल से आया हुआ है तो ऐसा फॉरेन प्रोटीन जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना, हमारे बॉडी में। और अगर फॉरेन प्रोटीन हमको मिल गया
तो क्या होगा, वो एक एंटीजन की तरह काम करेगा, और अगर एंटीजन की तरफ काम करेगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी फॉर्म होगा, है ना, ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कॉज करेगा ये, है ना, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो हम कैटल और पीक के पेनक्रियास से जो इंसुलिन निकालते थे वो यही काम करता था, वो ऐसा फॉरेन बॉडी हमारा बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेता था और उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता था। तो अब क्यों होता, अब देखिए अब इंसुलिन के बारे में थोड़ा डिटेल बता रहा है ये। ठीक है, क्या डिटेल बता रहा है कि इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, कितना 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन इंसुलिन में होते हैं, चेन ए एंड चेन बी that are linked together by a disulfide bridges। इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में इंसुलिन में हमारे पास 2 चेन होते हैं, चेन ए एंड चेन बी, और दोनों के दोनों डाइसल्फाइड। ये देखिए ये क्या है, ये सल्फर ऐसे और ऐसे आगे जुड़ा हुआ है, ये क्या है ऐसे जो जुड़ा हुआ है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस है, मतलब कि 2 सल्फर ऐसे ऐसे आगे जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो 2 चेन है, देखिए ये ए चेन है, ये बी है, ये सी है। तो ए और बी आपस में डाइसल्फाइड, मतलब कि ए डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो 2 डाइसल्फाइड ऐसा ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, और ये तो सी है। तो इन मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मेमल्स में मतलब इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। इंसुलिन कैसा सिंथेसाइज होता है, एज अ प्रो हार्मोन, लाइक अ प्रो एंजाइम। The pro hormone also needs to be processed before it become a fully mature and functional hormone। प्रो मत जहाँ प्रो लग के जहाँ पे वो क्या होता है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में। तो जो हमारा हार्मोन है इंसुलिन, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो पहले प्रो हार्मोन के टाइम में रिलीज होता है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। समझ रहे हैं ये क्या है, क्योंकि इसमें 3 चेन होते हैं, एक्चुअली 3 चेन होते हैं, क्या, एक ए एक बी और ये दोनों के जिससे जुड़ा होता है सी। तो जिसमें भी ये सी वाला जो पार्ट है वो प्रो इंसुलिन है। जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है, जो कि शुरुआत में बना हुआ होता है, या फिर इनएक्टिव इंसुलिन बोलूँगा, तो उस पर सी वाला पेप्टाइड रहता है। ठीक है, अगर सी पेप्टाइड को हम निकाल दें किसी तरह से और सिर्फ ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहे, तो वो हमारा इंसुलिन बन जाएगा, मतलब कि एक्टिवेटेड इंसुलिन बन जाएगा। समझ रहे हैं, फिर से देखिए, insulin is synthesized as a prohormone like a proenzyme। The prohormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone, which contain an extra stage called the C-peptide। This C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin। क्या बोल रहा है, the C-peptide, जो ये वाला सी पार्ट है बड़ा सा, the C-peptide is not present in the mature insulin। ये mature insulin, देखिए C-peptide नहीं है इसमें। ठीक है, सी पेप्टाइड ही कारण है उसके इनएक्टिव होने का। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एज इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म, है ना। इंसुलिन बनाने के साथ प्रॉब्लम क्या था, हम दूसरे बैक्टीरिया पे जीन डाल के अपना इंसुलिन बना लेने की ताकत था, हम बना सकते थे जीन डाल के दूसरे बैक्टीरिया में हमारा इंसुलिन, हमारा प्रोटीन। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि अब इस सी पेप्टाइड आ रहा है, अब हमारा बॉडी तो अपना सी पेप्टाइड को मैच्योरेशन के टाइम पे अलग कर लेता है, तो बैक्टीरिया कैसे अलग करेगा हमको बैक्टीरिया से इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन थोड़ी ना चाहिए, हमको बैक्टीरिया से हमारा पूरा एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन चाहिए, हमको प्रो इंसुलिन नहीं चाहिए, हमको पूरा इंसुलिन चाहिए। तो सवाल ये था कि वो बैक्टीरिया आप कैसे जो सी पेप्टाइड है उसको कैसे हटाएगा, मतलब कि उस जीएन को यूज करके वो सीधा कैसे मैच्योर इंसुलिन फॉर्म करेगा। तो क्या हुआ, तो इन 1983 इली लिली क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है। व्हाट्स इली लिली इज एन अमेरिकन कंपनी। इन 1983 इली लिली, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli। ठीक है, अमेरिकन कंपनी क्या किया, 2 DNA सीक्वेंस बनाया corresponding to A and B chains of human insulin के A और B चेन को सिंथेसाइज किया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड ऑफ E. coli टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स। इंसुलिन के E. coli के प्लाज्मिड में उसको क्या किया, E. coli के प्लाज्मिड में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उस डीएनए सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। इली लिली कंपनी ने क्या, एक अमेरिकन कंपनी है जिसने डीएनए सीक्वेंस बनाया, मतलब कि एक तरह से जीन बना लिया या फिर डीएनए सीक्वेंस बना लिया, जो कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को
सिंथेसिस करते थे, ठीक है, का सिंथेसिस करने का इन्फॉर्मेशन रखते थे, इन्फॉर्मेशन कैरी करते थे। और उस डीएनए सीक्वेंस को क्या किया, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ई कोलाई के प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया और उस जो प्लाज्मिड था उसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया। तो क्या हुआ, अब ई कोलाई क्या करेगा, अब ई कोलाई इंट्रोड्यूस और ई कोलाई इंसुलिन चेन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अब वही हुआ, ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, चेन ए एंड बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin। क्या दिमाग लगाया, देखिए अगर अगर पूरा का पूरा ह्यूमन जीन वाला, पूरा का पूरा जो ह्यूमन जीन वाला जो था अगर उसको ट्रांसफर किया होता तो क्या होता, तो इनमैच्योर इंसुलिन बनता, मतलब ऐसा इंसुलिन बनता जिसमें सी पे पेड भी होता है ना, इनएक्टिवेटेड वाला। लेकिन इली लिली कंपनी ने क्या किया, 1983 में दो डीएनए सीक्वेंस बनाए, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस बनाए, दो डीएनए सीक्वेंस बनाए, दो डीएनए सीक्वेंस बनाए, एक जो कि ए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता था, ए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता था, और एक डीएनए सीक्वेंस बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता था, ठीक है। तो इसको क्या किया, ए वाले को एक टाइप के बैक्टीरिया में डाला ऐसे ऐसे, और ए वाला जो स्ट्रैंड था उसको बहुत सारा बना लिया। दूसरे बी टाइप वाले जीन को क्या किया, एक दूसरे बैक्टीरिया मतलब ई को लेके ही एक दूसरे ग्रुप बैक्टीरिया में डाला और उससे बी पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया, ठीक है। अब दोनों को अलग कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब ए और बी के बीच में क्या क्या बना दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया, बन गया। यही तो है क्या, पूरा का पूरा मैच्योर इंसुलिन। समझ रहे क्या किया, समझ रहे हैं, बहुत इजी है। बैक्टीरिया का जो भी हमारा जो डीएनए सीक्वेंस था, दोनों डीएनए सीक्वेंस को अलग अलग मतलब ए स्ट्रैंड ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो कि ए पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसिस करता था, और दूसरा डीएनए सीक्वेंस जो कि बी पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसिस करता था इंसुलिन का, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक ग्रुप वाले, एक बैक्टीरिया के ग्रुप में ए और पॉलीपेप्टाइड वाला चेन डाला, दूसरे बैक्टीरिया के ग्रुप में बी पॉलीपेप्टाइड चेन को डाला, और दोनों को डालने से क्या हुआ, ए वाला स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, बी वाला भी स्ट्रैंड फॉर्म हुआ। उसके बीच जो डाइसल्फाइड बॉन्ड था वो इली लिली कंपनी ने आर्टिफिशियली बना लिया, और इससे क्या हुआ, इससे मैच्योर इंसुलिन बन गया, ठीक है। और मैच्योर इंसुलिन का हमने यूज करने लग गए। जो हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन है इसको ह्यूमुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन, ठीक है। खैर ये तो एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ह्यूमुलिन। अच्छा, यहाँ से इस डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये डायग्राम को ध्यान देके रखिएगा, ठीक है। ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, दोनों के बीच एस क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, ये सी वाला पार्ट, ये प्रो इंसुलिन का फॉर्म करने का रीजन है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है हमारा जीन थेरेपी। क्या है, इसके आगे है हमारा जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। मेरा हाइलाइटर पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। If a person is born with a hereditary disease, if a person is born with a hereditary disease, can corrective therapy be taken for such disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child embryo. Here, genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease, ठीक है। correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। क्या बोल रहा है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी बोल रहा है कि क्या आप थेरेपी ऐसा थेरेपी कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर परमानेंट हो जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे लोग हेरिडिटरी डिसीज के साथ पैदा होते हैं। मतलब एक बच्चा पैदा हुआ जिसपे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जीन नहीं था, या पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस ऐसा था जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रहा था। समझ रहे हैं? तो क्या हम उसको ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि आप दवाई खाने से इसको ट्रीट कैसे करेंगे, क्योंकि जीन में ही प्रॉब्लम है। वो चीज़ किसी, मान लीजिए कोई एंजाइम बनने का जीन है ही नहीं उस पर, तो पेप्सिन बनने का जीन है ही नहीं, तो पेप्सिन तो बनेगा ही नहीं। आप कब तक पेप्सिन आर्टिफिशियली लेते रहेंगे? क्या आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी ने इसका भी सोल्यूशन निकाला और बोला कि हाँ, इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो बच्चा है, चाइल्ड है या एम्ब्रियो है, तब क्या कर सकते हैं? तब हम उसके जीन एडिटिंग कर सकते हैं वहाँ पे। समझ रहे हैं? हम अपना आर्टिफिशियल जो जीन होगा हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके में, और फिर वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, पेप्सिन बनने लग जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान दीजिए फिर से।
जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड टू अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। अगर कोई जीन डिफेक्ट है तो ये जीन थेरेपी अलाउ करता है कि जीन डिफेक्ट को ठीक किया जा सके, ठीक है। दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो। देखिए एडल्ट में, ओल्ड एज में तो काम नहीं करेगा कुछ खास, क्योंकि जितना डेवलपमेंट होना था हो गया। लेकिन चाइल्ड अगर एम्ब्रियो में अगर कोई जीन डिफेक्ट है तो उस जीन थेरेपी के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। क्या होता है जीन थेरेपी में? हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। तो हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिसीज, ठीक है। क्या करते हैं? क्योंकि जीन का ही तो प्रॉब्लम है, तो जीन को ही, जो हमारा जो अच्छा जीन है, जो नॉर्मल जीन है, जो हेल्दी जीन है, उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे उस चाइल्ड में या बच्चे में, और उससे क्या होगा? उससे जो जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो डिसीज है, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों था? क्योंकि जीन में डिफेक्ट था, जीन में प्रॉब्लम था, हमने उसको हटा के नॉर्मल जीन, जो फ्रेश जीन था, उसको डाल दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट involves delivery of a normal gene into individuals or embryo to take over the function of and compensate the normal function gene। क्या किया हमने? नॉर्मल जीन को डिलीवरी करा दी वहाँ पे, और उससे क्या हुआ? उससे जो हमारा जो इफेक्ट था, जो जीन का जो इफेक्ट था, वो दिखाने लगा, और वह हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया। अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1992। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डीएमिनेस डिफिशियंसी। क्या नहीं बन रहा था उसकी लड़की के अंदर? उस लड़की के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेस नहीं बन रहा था। क्या हुआ? फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दिया गया था? 1990 में दिया गया था। एक यहाँ ध्यान से सोचिए, सॉरी ध्यान से बोलिए मेरे साथ। 1990 में दिया गया था, 4 साल की बच्ची को दिया गया था, और उसको क्या दिक्कत था? उसको एडीए डिफिशियंसी था, मतलब कि एडिनोसिन डीएमिनेस डिफिशियंसी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल। कौन सा एंजाइम? एडिनोसिन डीएमिनेस। एडिनोसिन डीएमिनेस इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। This disorder is caused due to the deletion of a gene for adenosine deaminase. In some other children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. कैसे ठीक होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दो तरह से ट्रीट होता है, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कहाँ गया ये हाइलाइटर, काम नहीं कर रहा है, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। But the problem with both of these approaches that they are not completely curative. As a first step toward gene therapy, gene therapy is lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. A functional ADA cDNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the genes isolate from marrow cells, producing ADA is introduced into cells as early embryonic stage, it could be permanent cure. क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम था लड़की के साथ कि एक लड़की थी, ठीक है। लड़की के साथ प्रॉब्लम ये था कि उसके अंदर जो एडीए डिफिशियंसी था, मतलब कि जो एडीए एंजाइम है ये सिंथेसाइज नहीं हो रहा था, ये बन नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर एडीए एंजाइम बनने के, एडिनोसिन डीएमिनेस बनने का जीन ही नहीं था। अब जीन ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके बॉडी के पास, तो उसका बॉडी सिंथेसिस क्या करेगा? क्योंकि इसको सिंथेसिस करने का उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने का पहले के समय में 2 तरीका था। क्या 2 तरीका था? इसका जो 2 तरीका था, वो 2 तरीका था। पहला कि जो फंक्शन, मतलब कि एक एंजाइम थेरेपी था, ठीक है, यहाँ पे हमने टिक किया हुआ एंजाइम थेरेपी, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से क्या है?
अच्छा वाला बोन मैरो डाल दो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, क्योंकि उसमें से डिफेक्टिव जीन निकाल दो और उसमें अच्छा वाला बोन मैरो डाल दो, है ना, अच्छा बोन मैरो, तो मतलब नॉर्मल बोन मैरो, तो उसमें क्या होगा, जीन्स होंगे नॉर्मल बोन मैरो में, नॉर्मल बोन मैरो में जीन्स होंगे तो वो एडीए प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो एक तरीका क्या था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था एंजाइम थेरेपी। दूसरा तरीका क्या था, एंजाइम थेरेपी, कि एडिनोसिन डीएमाइनेस एंजाइम की तो प्रॉब्लम है ना, वही नहीं बन पा रहा है, तो एडिनोसिन डीएमाइनेस एंजाइम ही ले लो एक्सटर्नली, जैसे इंसुलिन ऐसा हार्मोन लेते हो, है ना। तो ये दोनों तरीके थे। दोनों तरीकों के साथ प्रॉब्लम क्या था, कि दोनों तरीकों के साथ प्रॉब्लम ये था, दोनों ठीक तो हो रहे थे पर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ये कंप्लीटली क्यूरेटिव इससे इन दोनों से नहीं हो पा रहा था, ये दोनों के दोनों परमानेंट सोल्यूशन नहीं थे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो परमानेंट सोल्यूशन हमको चाहिए, तो परमानेंट सोल्यूशन हमने कैसे बनाया, परमानेंट सोल्यूशन बनाने के लिए क्या किया, परमानेंट सोल्यूशन बनाने के लिए गए लैब में, ठीक है, साइंटिस्ट गए लैब में, लैब में क्या किया, लिम्फोसाइट्स, क्या किया, लिम्फोसाइट्स का को कल्चर किया, मतलब कल्चर किया मतलब प्रिपेयर किया, उगाया एक तरह से। तो लिम्फो उगाया नहीं पर मतलब समझने के लिए समझ लीजिए कि लिम्फोसाइट्स का क्या किया, कल्चर तैयार किया, और इसमें क्या किया, इसमें रेट्रोवायरस यूज करके, रेट्रोवायरस यूज करके इसमें जो एडीए का जो जीन था, एडीए का जो जीन था उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और इसके इंट्रोड्यूस करने से क्या किया, इसके इंट्रोड्यूस करने से जो एडिनोसिन डीएमाइनेस एंजाइम था वो प्रोड्यूस होने लग गया, मतलब वो प्रोड्यूस करेगा ना, मतलब अभी उसके प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसके बाद क्या किया, एडीए जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद लिम्फोसाइट्स को क्या किया, बच्चे के बॉडी में डाल दिया, बच्चे के बॉडी में डाल दिया। अब इसके बॉडी में गया लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में क्या थे, एडीए जीन थे। अब एडीए जीन थे तो क्या होगा, अब इसके बॉडी में एडिनोसिन डीएमाइनेस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि लिम्फोसाइट जो है इमोटल नहीं है, मतलब ये सेल्स हमेशा नहीं रहेंगे, ये इनका भी कुछ दिन होता है, जैसे कि 12-15 दिन, उसके बाद ये डेड हो जाएंगे। 12-15 या 120 दिन ऐसा कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो एक टाइम के बाद डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ये एक प्रॉब्लम था। तो क्या हुआ कि बोले कि अगर जीन ही ट्रांसफर करना है ना, जीन ट्रांसफर करना है, तो उसका जो एम्ब्रियो एज हो, जब बच्चा छोटा हो उसी समय डायग्नोस कर लो कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और डायग्नोस करने के बाद क्या करो, उसके बोन मैरो में ही ट्रांसप्लांटेशन कर दो, उसके बोन मैरो में ही जो जीन है उसको ट्रांसप्लांटेशन कर दो, और उस जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, इनकॉर्पोरेट कर दो। इससे क्या हुआ, इससे जीवन भर जो है वो उस बच्चे को एडीए प्रोड्यूस होता रहेगा, एडीए प्रोडक्शन उसके बॉडी में होता रहेगा, क्योंकि उसके पास उसके बोन मैरो में जीन आ चुका है, ठीक है। तो ये एक तरीका था जो कि अच्छा तरीका था, और इससे हमने ट्रीट करने लग गए। तो एक ये हमारा जीन थेरेपी था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इसके यहाँ से लाइन टू लाइन ध्यान रखिएगा, ठीक है, लाइन टू लाइन में इसको रीड कर लेगा, हम यहाँ से सब समझ चुके हैं, और लाइन टू लाइन में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ हम क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। इसके आगे चलता है, इसके आगे है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या है इसके आगे, इसके आगे है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या करना है, देखिए बात यह है कि बीमारी को आप तब ठीक करेंगे जब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये बीमारी है। जैसे कि अभी हम एडीए वाले में ही प्रॉब्लम में देखें ना, कि अगर बचपन में पता चल जाए कि एडीए प्रॉब्लम है, तो हम उसके क्या करेंगे, उसके बोन मैरो में ही जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, है ना, उसके जीन का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, और उससे क्या होगा, उससे हमारा जो क्योर है, एडीए का जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली क्योर हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पता तो चले कि बचपन में कि एडीए का प्रॉब्लम है, वो पता कैसे चलेगा, डायग्नोस करके। तो डायग्नोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जितना जल्दी पता चल जाए कि कैंसर है, हम वो जल्दी उसको ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर के साथ प्रॉब्लम क्या है पता ही नहीं चलता कि कैंसर है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम डायग्नोस करने लग जाएं तो हमारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, हमारे जो मल्टीपल जो डिजीज है वो ठीक हो जाए, है ना। तो डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस पर हेल्प किसने किया, बायोटेक ने। इस पर भी हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आता है, और बायोटेक्नोलॉजी ने भी इसमें हमको हेल्प किया कि डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अर्ली डायग्नोसिस और उसका जो पैथोफिजियोलॉजी था, उसका जो डिजीज का जो प्रॉब्लम था, वो उसको हम अंडरस्टैंड करने लग जाएं तो ये बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा इससे, है ना। जितना जल्दी हमको डिसीज के बारे में पता चल जाए, हम उसको उतना जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना। जो हमारा जो कन्वेंशनल टेक्निक था, जो पुराना जो तकनीक था बाबा आजम लोग के ज़माने वाला, जो यूरिन और सीरम को चेक करके जो होता था, उससे तो हमारा अर्ली डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल, अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, उससे तो देरी से पता चलेगा, है ना। तो लेकिन जो RDN टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay ELISA are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis. RDN tech, PCR, polymerase chain reaction, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay ELISA, ये सबको यूज करके हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं हमारे बड़े से बड़े डिसीजेस का, समझ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, बैक्टीरिया, virus is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. By this time, the concentration of pathogen is already very high in body. However, a very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. समझ रहे क्या बोलना चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा है कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया और वायरस अटैक करता है तो हमको कब पता चलता है? कोई वायरस हमारे पर अटैक किया है, नो वायरस, हमारा नाक वाक बहना चालू हो जाएगा, हमको सर्दी पकड़ लेगा बहुत ज़्यादा, वायरल बोलते ना, वायरल हो गया, तो ये सब हमको कब पता चलेगा? जब वो बैक्टीरिया अपना संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, अपना अमाउंट, अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, वायरस अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेगा और अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देगा, तब जाके हमको पता चलता है, जो कि विजिबल सिम्टम्स की हाँ भाई इसका नाक बह रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम है ना। लेकिन तब तो प्रॉब्लम हो गया ना। लेकिन अगर हमको यही बहुत पहले पता चल जाए बैक्टीरिया और वायरस के, जब ये लोग अपना इफेक्ट दिखाना चालू भी नहीं किए हैं, हमको क्या उस समय पता चल जाएगा कि अगर बैक्टीरिया और वायरस है तो हम उसको बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा PCR से। PCR हम लोग इससे पहले प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में पढ़े हुए थे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेसेस में, जो नहीं पढ़े हैं जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने PCR में ये चीज़ देखा हुआ था कि क्या करते हैं हम, इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको कॉपी करते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा जो बैक्टीरिया या वायरस है, हम उसके न्यूक्लिक एसिड को बहुत अमाउंट में कॉपी कर सकते हैं, बहुत PCR कर सकते हैं, है ना, एम्प्लीफाई कर सकते हैं उसको कॉपी को, और उसको कॉपी करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई इसके में बैक्टीरियल जीन है, मतलब कि इसके ऊपर बैक्टीरिया का अटैक हुआ है। अगर वायरल जीन है तो वायरस का अटैक हुआ है, और उसके हिसाब से हम अपना जो मेजर है ताकि उसको ठीक कर सके, हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो PCR के थ्रू बैक्टीरिया और वायरस का अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। आगे देखते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA? हाँ भाई, क्योंकि कॉपी करता है ना बहुत ज़्यादा, थर्मस एक्वाटिका से सबको यूज करके वो बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई कर देता है। PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्ट एड्स पेशेंट्स। PCR is now routinely used to detect HIV, human immunodeficiency virus, in suspected AIDS patient. Is being used to detect mutations in gene. Is being used to detect mutations in gene in suspected cancer patients. 2. It is a powerful technique to identify many other genetic disorder. PCR से हम क्या टिक कर सकते हैं? देखिए कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वो पूछेगा कि PCR से क्या क्या डायग्नोस किया जा सकता है। तो PCR से क्या क्या डायग्नोस किया जाता है? PCR से HIV के वायरस डायग्नोस किए जा सकते हैं, HIV के वायरस डायग्नोस किए जा सकते हैं, ठीक है। जो कि एड्स, मतलब एड्स वायरस में क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। तो HIV के जो वायरस है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं PCR के थ्रू। और क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? और जीन में अगर कोई म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशंस इन जीन्स, इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। पर एनसीईआरटी में 2 मेन चीज दिया हुआ है, क्या? HIV इन वायरस PCR से और म्यूटेशन इन जीन PCR से, ये दोनों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक पावरफुल टेक्निक है टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो बहुत सारे जेनेटिक ऑर्डर को हम किससे डायग्नोस कर सकते हैं? PCR से।
ठीक है, अब आगे देखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। अच्छा, कैंसर 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 ये वाला पॉइंट, जो म्यूटेशन इन जीन्स था, ये क्या हो रहा था, मतलब म्यूटेशन करके क्या हो रहा था, ये बात तो बताना ही भूल गया। जैसे कि म्यूटेशन हो गया जीन्स में, तो क्या हुआ, कैंसर होता है ना, उससे याद आ रहा है क्या होता है, जो जीन्स है, देखिए कॉपी करने का हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन है, इस सेल को डिवाइड करना है, लेकिन वो अनलिमिटेड डिवाइड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ट्यूमर कॉज करने लग गया, तो जीन्स में प्रॉब्लम आ गया है ना। तो हम उसको, जो हमारा जो कैंसर का जो डायग्नोसिस है, हम उसको बहुत जल्दी अब कर सकते हैं अगर हम पीसीआर करने लग जाए, ताकि हमको पता चल जाएगा कि इसके जीन में कोई डिफेक्ट है और अभी कैंसर कॉज कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो म्यूटेशन इन जीन मतलब जो कैंसर कॉज करता है, हम कैंसर और एचआईवी वायरस इन दोनों को डायग्नोस कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू। बहुत ध्यान रखेगा इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल और कॉल्ड प्रोब, ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या बोलेंगे, प्रोब, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन सेल्स followed by detection using autoradiography. Detection by autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film. Will hence not appear in a photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene. समझ रहे हैं? सॉरी, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, क्या है, हमने एक प्रोब बनाया, प्रोब जिसको हम यूज करने वाले, ठीक है, हाँ, हमने एक प्रोब बनाया, प्रोब में क्या किया, हमने सिंगल स्टैंडर्ड, यार हमने एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक स्टैंड को कॉपी कर लिया, तो इसका देखिए डीएनए का दो स्टैंड होता है, एक स्टैंड को अलग कर दिया, एक दूसरे स्टैंड को अलग कर दिया, तो वो जो सिंगल स्टैंड है उसको अब आरएनए थोड़ी ना बोलूंगा, वो डीएनए का सिंगल स्टैंड है, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए का हमने इसमें कुछ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल टैग कर दिए। ये मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन यूज हो रहा था, तो हमने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन यूज करने लग गए, ठीक है, ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सके, उससे रेडियो एक्टिविटी निकलेगी और हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए का कोई एक पार्ट लिया और उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग कर दिया, क्या, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग कर दिया, मतलब कि अब इस डीएनए या आरएनए के स्टैंड में एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे क्या किया, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम ऐसा इसका सीक्वेंस बनाएंगे, हम इसका सीक्वेंस ऐसा बनाएंगे कि वो जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ऐड हो जाए, ठीक है। ये क्या करेगा, डीएनए का जो पार्ट है, अगर इसको कहीं पे इसका कॉम्प्लीमेंट स्टैंड मिल गया तो ये उससे बाइंड हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए हमको कोई जो डीएनए है हमारा, उसको चेक करना है कि हाँ यही जो डीएनए है ये प्रॉब्लम कॉज करता है, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है, समझिए मेरा बात तो ध्यान से। एक डीएनए है जो कि कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मेरे को सस्पेक्ट है, मतलब कि मेरे को शक है कि इस डीएनए स्ट्रैंड में प्रॉब्लम होगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड में प्रॉब्लम होगा, या फिर इस जीन में कोई प्रॉब्लम आया होगा, तभी वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड या आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड बना दूंगा तो वो ऐड थोड़ी ना होगा, सिंगल स्ट्रैंड बनाऊंगा तभी तो ऐड होगा, तो ठीक है। तो मेरे को शक था कि जो डीएनए या आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये इसमें कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। अब इसको मैं क्या किया, अब मैं अपना इसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार किया प्रोब, जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल में अटैच किया हुआ था। अब मैं इसको यहाँ पे भेजा, ठीक है, और इसको क्या होना चाहिए, इसको यहाँ इससे अटैच हो जाना चाहिए, इससे अटैच हो जाएगा, और इससे अटैच हो जाएगा तो मैं इसको देख लूंगा कि इसमें, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव है, तो मैं देख लूंगा कि हाँ ये उससे अटैच हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा, अगर नॉर्मल होगा तो अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसको, अगर कोई मेरे पास एक ऐसा स्ट्रैंड है जिसमें सच में म्यूटेशन हुआ है, इसमें सच में म्यूटेशन हुआ है और वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, अब मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को भेजूंगा तो वो इससे अटैच नहीं होगा। क्यों अटैच नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि ये म्यूटेट कर चुका है, और ये म्यूटेशन ही तो मेरे को फाइंड करना था, समझ रहे हैं। तो मैं अब डायग्नोस कर सकता हूँ कैसे, यूजिंग द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल और अ प्रोब using single stranded DNA RNA tagged with a radioactive molecule probe, ठीक है, is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography। डिटेक्शन कैसे करते हैं, जैसे ये रेडियो एक्टिव निकल रहा है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उससे रेडियो एक्टिव हो रहा है, तो इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी से।
ध्यान से पढ़िए फिर से जिसको समझ नहीं आया। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जो ऑटो रेडियोग्राफी जो करूंगा उसमें जो म्यूटेटेड वाला जो जीन है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उससे ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पार्ट नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि वो तो म्यूटेट हो चुका है। अब ये जो डीएनए जो मैं बनाया हूँ सिंगल स्ट्रैंड, ये उसका म्यूटेटेड जीन का कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी ना है ना? तो वो उससे जुड़ेगा नहीं, और उससे जुड़ेगा नहीं तो फोटोग्राफिक फिल्म में आएगा नहीं। बिकॉज द प्रो विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। म्यूटेटेड जीन से कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं था, इसलिए वो उससे अटैच नहीं हुआ, और उससे अटैच नहीं हुआ तो फोटोग्राफी फिल्म में आया भी नहीं। ठीक है, तो इससे मेरे को पता चल गया कि हाँ उस पॉइंट में प्रॉब्लम है, मैं इसे डायग्नोस कर लिया। ठीक है, अब देखिए, ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है ELISA? किसके ऊपर बेस्ड है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से। किस चीज पे इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल क्या है ELISA का? प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरएक्शन। ELISA का प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरएक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। क्या करता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से जो ELISA है वो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखता है। वो क्या करता है? वो चेक करता है कौन कौन से एंटीबॉडी फॉर्म हुए हैं। अच्छा, ये वाले टाइप के एंटीबॉडी फॉर्म हुए हैं क्या? हाँ, तो इसका पर्टिकुलर टाइप का ये जो एंटीजन है वो पक्का इसके अंदर होगा, तो पता चल गया। इफ ये एंटीजन को डिटेक्ट कर लिया तो इसको पता चल गया कि ये वाला एंटीबॉडी फॉर्म हुआ होगा। वो वाला एंटीबॉडी अगर फॉर्म हुआ है तो हाँ पता चल गया कि इसका कौन सा एंटीजन आया हुआ है ना? तो ये क्या करते हैं ELISA में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए में, इस पे हम एंटीबॉडी और एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, और उसके दोनों के बीच के जो इंटरेक्शन है उससे हम पता लगा लेते हैं या डायग्नोस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होप करता हूँ समझ आ गया होगा सब चीज़। अब आगे चलते हैं, और आगे चल के हम देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या देखते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब हमने प्लांट का देखा, हमने इधर इसको यूज़ करके देखा कि क्या हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम ना। हमने बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाया, हमने इतने सारे डिसीजेज को डायग्नोस किया। अब एनिमल्स में इसको देखते हैं। एनिमल्स that have their DNA manipulated to possess and express an extra gene, foreign gene, are known as transgenic animals। क्या हम ऐसे एनिमल्स जिनका जो डीएनए है, जिनका जो जेनेटिक मेकअप है वो अल्टर्ड कर दिया गया है, वो मैनिपुलेट कर दिया गया है, और वो ऐसा मैनिपुलेट किया गया है कि अब वो कोई एक्स्ट्रा जीन शो कर लेगा, वो कोई एक्स्ट्रा जीन को का एक्सप्रेस करेगा, को शो करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे एनिमल जिनका जेनेटिक मेकअप अल्टर किया गया है और एक वो एक्स्ट्रा फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शिप्स, काउस एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ट्रांसजेनिक क्या क्या प्रोड्यूस किया गया है? रैट्स, रैबिट, चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय और मछली, ये सब प्रोड्यूस किए गए हैं। रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउस, फिश, इन सब का जेनेटिक मेकअप को अल्टर करके जो डीएनए सीक्वेंस चाहते थे, हम जो जीन चाहते थे, उसको इंट्रोड्यूस किया और उसको ग्रो कर दिया, और अब जो भी हम जिस डाले हैं वो कैरेक्टर को शो करने लगेगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। And the other 95% of all existing transgenic animals are mice। क्या है, क्या बोल रहा है? इंपोर्टेंट टाइम, ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे। क्या कहेगा? ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट। क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि जो दुनिया के जो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो क्या है? वो माइस है। ठीक है, वो माइस है। जो चूहों पर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, माइस पे ही जो 95% है दुनिया के, जो सबसे ज़्यादा 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाउ कैन मैनिपुलेट, ठीक है, ये सब तो है। अब आगे चलते हैं। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम कॉमन रीजन। हम ऐसा क्यों करते हैं हम कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना? हम इसके कॉमन रीजन्स को देखते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन
स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। पहला है पढ़ाई करने के लिए कि जीन्स कैसे काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी जिस भी जीन का हमको पढ़ाई करना होता है, हम उस जीन को उस एनिमल के अंदर डाल देते हैं और फिर उसका कैरेक्टर देखते हैं कि वो कैरेक्टर कि वो जो जीन है वो अपना इफेक्ट उस एनिमल के अंदर कैसे दिखा रहा है, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल स्टडी ऑफ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी, इसीलिए इसको अलग पेन से किया जाएगा। Study complex factor involved in growth such as insulin like growth factor by introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result information is obtained about the biological role of the factor in the body। क्या बोल रहा है कि जब हम दूसरे एनिमल से कोई जीन लेके किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफर करते हैं तो उस एनिमल में उस जीन का क्या कैरेक्टर, क्या फैक्टर, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्या ग्रोथ फैक्टर दिखा रहा है, कि मतलब क्या रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है वो जो फॉरेन जीन जो हम किसी का ट्रांसफर किए हैं उस एनिमल के अंदर, उस चीज़ को नोट करते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कुछ डाल दिए कुछ कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मतलब देखिए क्या होता है कि एक एनिमल है, एनिमल के अंदर में डाल दिया फॉरेन जीन, अब उसके ग्रोथ में क्या फर्क पड़ेगा, उसके मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क पड़ेगा, उसके विजन में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीज़ को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमको जीन्स के बारे में, जीन्स कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आए, ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। ठीक है, तो वाई वी फॉर्म सिंथेसाइज ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, टू स्टडी ऑफ डिसीज, टू स्टडी ऑफ डिसीज। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease। क्या है कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारा हेल्प करते हैं, किस चीज़ को हेल्प करते हैं, टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, कि मतलब जीन्स, हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। मतलब कोई भी डिसीज अगर हमें पैदा हो रहा है, कोई भी डिसीज हमें पैदा हो रहा है तो उसमें जीन्स का क्या रोल है, इसमें जो हमारा जो जीन का क्या रोल है, इस चीज़ को समझने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जीन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिसीज। समझ रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि इसको बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो रहा है, तो पहले क्या होता था, पहले कुछ नहीं पता था, नॉर्मल समझते थे कि हाँ इसको माइग्रेन है, सर फट रहा है। बाद में क्या समझ आया कि क्या होता है कि ये भी एक प्रॉब्लम कॉज करता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेन है तो वो ट्रांसफ़र होकर क्या होता है, वो बच्चे में जाता है ना। तो ये एक जेनेटिकली डिसीज नहीं है, पर जेनेटिकली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात हमको कब पता चला, जब हमने ऐसे स्टडी किया, हमने जीन्स को ऐसे स्टडी किया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया स्टडी करने के लिए, हमको ऐसे पता चला कि जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीज के डेवलपमेंट में। दिस आर स्पेशली मेड टू सर्व अस मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिसीज so that investigation of new treatment for diseases is made possible। क्या किया हमने, ऐसे मॉडल बनाए जिससे हमारा ह्यूमन जो डिसीज है उसकी इन्वेस्टिगेशन और नए ट्रीटमेंट को भी खोजने लगे। ठीक है, ट्रीटमेंट को भी तो खोजे, आखिर में ट्रीटमेंट ही तो असली है, ट्रीटमेंट ही तो हमको ढूंढना है डिसीज को फाइनली कोई मतलब नहीं है, डिसीज का ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, और ट्रीटमेंट तब मिलेगा जब हम डिसीज को समझेंगे, जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं। तो हमने क्या किया, ह्यूमन का जो डिसीज था उसके मॉडल्स को हमने बनाया ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करके, और उसको स्टडी किया बहुत तरीके से ताकि उसका ट्रीटमेंट हम ढूंढ पाए। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एक्सिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेज सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर, ये सारे ह्यूमन के डिसीजेज हैं, पर इसको हम एनिमल से पढ़ाई करते हैं क्योंकि उसमें मॉडल बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीजेज, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीजेज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। Transgenic animals that produce useful biological product can be created by the introduction of the portion of DNA or genes which codes for a particular product such as, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, such as human protein alpha 1 antitrypsin, such as human protein
अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसेमा। Similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria, PKU and cystic fibrosis। क्या बोल रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन्स विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि हमको ह्यूमन में कुछ डिसीज को ट्रीट करने के लिए क्या चाहिए था, ह्यूमन प्रोटीन चाहिए था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हमको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए था, ठीक है, टू ट्रीट व्हाट, टू ट्रीट एम्फीसेमा, ठीक है। एम्फीसेमा में क्या होता है, इस पे मत जाओ। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, इस पे भी मत जाओ, बस नाम को याद रखो। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमको चाहिए था, एम्फीसेमा ट्रीट करता था। अब ह्यूमन में तो बना नहीं सकते क्योंकि ह्यूमन में पैदा अगर ये बन रहा होता तो प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किया, उस पर इस जीन इस प्रोटीन का प्रोडक्शन वाला जीन को डाल दिया, इस प्रोटीन का प्रोडक्शन वाला जीन को डाल दिया, और वो क्या किया, उस एनिमल अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन सिंथेसिस करने लगा, प्रोडक्शन करने लगा, और हमने उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया और ह्यूमन में डाल दिया। और इससे क्या हुआ, इससे हमारा एम्फीसेमा ट्रीट हो गया, मतलब कि हमारा डिसीज ट्रीट हो गया। तो ऐसे हमने यूज किया बहुत यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और क्या किया हमने फिनाइलकीटोन्यूरिया को भी इससे ट्रीट किया। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या ट्रीट किया, एम्फीसेमा ट्रीट किया, फिनाइलकीटोन्यूरिया ट्रीट किया, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ट्रीट कर लिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, पीकेयू और एम्फीसेमा, ये तीनों को हमने कैसे ट्रीट किया, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करके ट्रीट किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, in 1997 the first transgenic cow रूसी produce human protein enriched milk, क्या human protein enriched milk 2.4 grams per liter। The milk contained human alpha lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। क्या किया हमने 1997 में एक ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस किया, ठीक है। क्या प्रोड्यूस किया हमने एक ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रूसी। इन 1997 में क्या किया हमने, ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम रूसी था, हमने प्रोड्यूस किया रूसी, जिसमें जो था ह्यूमन प्रोटीन बहुत ज़्यादा था। कितना था, 2.4 ग्राम पर लीटर, है ना, पर लीटर जो था इसमें, 1 लीटर में 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन था। कौन सा प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा, ये भी इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन का नाम क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन इसमें था, ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस था ह्यूमन बेबीज के लिए, मतलब ह्यूमन के लिए ज़्यादा फायदा था। तो हमने एक ऐसा काउ बनाया जिसकी हमने जीन अल्टर कर दिए, और वो जो है 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगा। कौन सा प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन। और क्योंकि अब हम इसका दूध पी रहे हैं तो हमको ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है, तो हमको ज़्यादा हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने कैसे अचीव किया, ये भी हमने अचीव किया बायोटेक के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ देखें, हम क्या देखें कि हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि ऐसे मिल्क बना रहे हैं जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशनली है ना, हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम ऐसे प्रोटीन्स बना रहे हैं, ऐसे प्रोटीन जो कि हमारे डिसीज को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट्स के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं ताकि हमको हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है वैक्सीन सेफ्टी। Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used to on human। जैसे कि कोरोना वैक्सीन बनाया गया था, जो भी वैक्सीन बनाया जाता है उसको टेस्ट किया जाता है कि पहले जो वैक्सीन है ये हमारा डिसीज ठीक कर सकता है कि डिसीज को ठीक नहीं कर सकता, या फिर कोई ये सेफ है कि नहीं है, ये कोई टॉक्सिन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज़ हम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, अब ये चीज़ हम कहाँ चेक करते हैं, सीधा ह्यूमन में ट्रांसफर करके थोड़ी ना चेक करते हैं, ये इलीगल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने चूहों पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, चूहे पकड़े, चूहे पे वो वैक्सीन मारा, चूहा मर गया, मतलब हाँ भाई खतरनाक है ना। तो हमने चूहों को यूज़ करना चालू किया, चूहों को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया, समझ रहे हैं। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन को टेस्ट किया था हमने, पोलियो वैक्सीन को टेस्ट किया था। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज। इसके बाद क्या किया, इसके बाद मंकीज में ट्रांसफर करना है, चूहों के बाद मंकीज को, टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन।
चूहों पे मंकीज पे, इन सब पे जब एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे, जब हमारा फिर हमको पता चलेगा कि हमारा वैक्सीन रिलायबल है, सेफ है, उसके बाद हम ह्यूमन ट्रायल यूज़ करेंगे। ऐसे से सीधा ह्यूमन ट्रायल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, दिस प्रोसीजर इज द सेम एज द यूज ऑफ टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are then exposed to toxic substances. They affect the study. Toxicity testing in human animals will allow to obtain result in less time. क्या करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल में? क्या करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में? हम जो हमारा जो ड्रग होता है जिसका टॉक्सिसिटी और सेफ्टी हमको चेक करना होता है, हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं उस एनिमल में। और उस एनिमल में, क्योंकि वो ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो उसमें ऐसे जीन्स हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, जो कि ह्यूमन से रिलेटेबल है, जो कि ह्यूमंस के जीन्स है ना। तो उस जीन्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं उस एनिमल के अंदर, और उसके बाद हमारा ड्रग और हमारा जो भी केमिकल है हम उसको उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं उस एनिमल के अंदर। और उसके ऊपर देखते हैं कि ये जो टॉक्सिसिटी ये कहीं टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा वो जो ड्रग है उस जीन के रिलेशन में, समझ रहे हैं। उसका इफेक्ट देखते हैं कि उस जीन के साथ उसका क्या इफेक्ट है उस केमिकल का, कहीं वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, कि प्रॉब्लम कोई बड़ा प्रॉब्लम तो कॉज नहीं कर रहा। इस चीज़ को टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि वो ड्रग सेफ है या नहीं है। जब सेफ होता है तभी वो आगे बढ़ता है, आगे प्रोसीजर उसका होता है। सेफ नहीं होता तो हम उसको और सेफ बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये बात देखें कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे कहाँ किस लिए बनाते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों यूज़ करते हैं। टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी द डिसीजेस, फॉर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, टू चेक वैक्सीन सेफ्टी, टू चेक केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो हमने ये सब के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना यूज़ किया और उनको यूज़ करना चालू किया, ठीक है। अब हम यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं, यहाँ से अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है कुछ इथिकल इश्यूज। क्या है इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज से क्या है आगे देखते हैं। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, है ना। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को साथ जो अल्टर कर दिए, अब समझिए आप लोग ध्यान से समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम जो भी एनिमल पा रहे हैं उसके जीन्स को अल्टर कर दे रहे हैं, किसी में कुछ भी जीन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि फिश है, फिश में हमने टेटल का जीन एक्सपोज कर दिया, है ना। काऊ है, काऊ में हमने ह्यूमन ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला कर दिया। तो हम क्या किए, हम छेड़खानी कर रहे हैं। किसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हम नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हम नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हम जो मन मर्जी डाल दे रहे हैं। जिसका भी जीन कट किया, कहीं से ह्यूमन से जीन कट किया चूहे के अंदर डाल दिया, ह्यूमन से जीन कट किया उसको ई कोलाई के अंदर डाल दिया। तो क्या हो रहा है, एक नेचुरल इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो रहा है। कि वो क्या हो रहा है, एक नेचुरल इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेचर इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इम्बैलेंस प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे डाइवर्सिटी के लिए, है ना, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे बायोस्फीयर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर ये सब डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, पूरा का पूरा तबाही मच जाएगा। मतलब चारों तरफ खाना पानी नहीं मिलेगा, है ना, पूरा नेचर बर्बाद हो जाएगा, समझते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा नीड था। इसमें किस चीज़ का बहुत ज़्यादा नीड था, इस पर हमको नीड था रेगुलेशन का। अब हमको क्या चाहिए था, किस चीज़ की जरूरत था, हमको रेगुलेशन की जरूरत थी यहाँ पे, है ना। तो मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। जो ह्यूमन जो मैनिपुलेट कर रहे हैं जो जीन्स को, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, वो बिना रेगुलेशन के तो जाना नहीं चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तो सम इथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेगुलेशन का जरूरत था, ठीक है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज को थोड़ा रेगुलेट कर पाए कि आप ऐसे मनमानी छेड़खानी नहीं कर सकते। आपके पास एक लिमिट है, आप एक लिमिट में रह के या कायदे में रह के आप उस काम को कीजिए। गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं उसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए क्या किया, हमने एक ऐसा चूहा बना दिया जो कि बाकी चूहों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर था। अब ये ऐसा वो इतना सुपीरियर था कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग बींग्स को ही मार देता था। मान लीजिए हमने एक ऐसा चूहा बनाया जो कि शेर को मार सकता था, मान लीजिए जो कि शेर को मार सकता था। अब क्या होगा,
अब हमने उसको बना दो दिया ऐसे चूहा जो कि बहुत बड़ा साइज में है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को आसानी से किल कर सकता है। चूहा क्या करेगा, ऐसे चूहा बाकी जगह के पूरे के पूरे शेर को एलिमिनेट कर देगा। शेर को एलिमिनेट किया तो क्या होगा, शेर को एलिमिनेट कर देगा। शेर हमारा टॉप प्रेडेटर है ना, टॉप, वो जब हमारा जो फूड चेन है उसके टॉप पे लाई करता है ना। तो क्या इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे पूरा का पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमको ऐसे क्या है, हमको ऐसे ट्रांजेनिक एनिमल्स मतलब ऐसे बना के ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए खुले। ये सब प्रॉब्लम है क्योंकि इसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होंगे। क्या रिजल्ट होंगे इसको हम पता भी नहीं लगा सकते यहाँ पे बैठे बैठे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम कॉज करता था, इसीलिए यहाँ पे रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि थोड़ा रेगुलेट करो ह्यूमंस को। ये जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको रेगुलेशन की जरूरत है, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आगे क्या होता है, देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशंस सच एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इंडिया में का बात बता रहा है। इंडिया में क्या हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट था, इंडियन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बताया। क्या ऑर्गेनाइजेशन बताया, GEAC, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या ऑर्गेनाइजेशन बताया, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public service। GEAC क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। GEAC क्या करता है, GEAC जो है वैलिडिटी देता है। क्या देता है, वैलिडिटी देता है GMO रिसर्च करने के लिए। जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रिसर्च है, जिस जहाँ पे हम किसी जेनेटिक सेटअप को मॉडिफाई करते हैं या अल्टर करते हैं, उसका वैलिडेशन होता है हमको। अब उसके लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए हमको वैलिडेशन लेना पड़ेगा। किससे वैलिडेशन लेना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट से, कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि GEAC है, मतलब कि हमको गवर्नमेंट से अब वैलिडेशन लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम GM रिसर्च कर रहे हैं, और वो वैलिडिटी देगा। क्यों, मान लीजिए वो 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी दिया, 5 साल के लिए वैलिडिटी दिया, तो उस साल आपको मतलब उतने टाइम तक ही आप कर सकते हैं। थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश किया गया, ठीक है। अब द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जांपल हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अब यहाँ पे कुछ पेटेंट का भी प्रॉब्लम हो गया। पेटेंट क्या होता है, जैसे कि आपने कोई केमिकल बनाया, या फिर केमिकल नहीं, कोई ड्रग बनाया, ठीक है। अब ड्रग बनाया तो क्या हुआ, अब ड्रग बनाने में मान लीजिए आपका 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। आपको क्या लग रहा है, ड्रग बनाना बहुत इजी है, ड्रग बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। ड्रग बनाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब नया ड्रग बनाना, कॉपी वाला ड्रग नहीं, नया ड्रग सिंथेसाइज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। उसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है। मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए लगाया और आपने एक ड्रग बनाया। अब क्या होगा, अब आप इसको कोई और आया, इसको आपका सीधा आपका फार्मूला ले लिया और उसको अपनी कंपनी बनाने लगा और उसको बेचने लगा, तो आपका तो घाटा हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपका ड्रग बनाएंगे, कोई नया ड्रग, तो आप गवर्नमेंट से इसका क्या ले लेंगे, पेटेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका पेटेंट ले लेंगे, कॉपीराइट ले लेंगे कि हाँ आपके लिए, अब इसका भी टाइम होगा, ठीक है। हाँ भाई आपको 20 ईयर्स के लिए इस चीज़ का कॉपीराइट मिल गया है। अब कोई इस चीज़ को बनाएगा, कॉपी करेगा आपसे, तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम करके उसको अंदर कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर FIR करा सकते हैं, क्योंकि इसका पेटेंट आपके पास है, आपके पास इस चीज़ का अप्रूवल है कि हाँ इस चीज़ को आपने डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट देता है इस चीज़ का पेटेंट, ठीक है। तो ये मतलब ये पेटेंट देना चालू किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट। अब पेटेंट समझ आ गया, तो क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिज्म से ये पेटेंट के साथ भी प्रॉब्लम होने लगा इनके साथ। कैसे हुआ, आगे देखते हैं। There is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of the genetic materials, plants, and other biological resources that have long been identified, developed, and used by farmers and indigenous people of a specific country। क्या होता है कि जैसे इंडिया है, ठीक है। इंडिया में खेत तो बहुत सारे, इंडिया तो फार्मर के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक मान लीजिए पेड़ होता था, ठीक है, एक पेड़ होता था जो कि इंडिया में के फार्मर लोग बहुत उगाते थे। कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी आया, एक 1000 करोड़ वाला कंपनी क्या किया, इस पेड़ के उगाने का जो पेटेंट है उसको खरीद लिया। अब क्योंकि फार्मर जो है इसका कोई पेटेंट कराए नहीं थे, ठीक है। तो कंपनी आया, इसका पेटेंट को क्या किया, वो अपने में रजिस्टर करा लिया। इसका जो जेनेटिक मेकअप था, जेनेटिक मटेरियल था, उसका पेटेंट ले लिया कि हाँ भाई इसका पेटेंट मेरे पास है, खरीद लिया। अब क्या करेगा,
अब आप इसको ग्रो करेंगे तो वो ग्रो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम करेगा और वो आपको इलीगल घोषित कर देगा। वो क्या बोलेगा कि इस जेनेटिक मटेरियल का या फिर इस जो इसका जो पेटेंट है वो मेरे पास है इस प्लांट का, और इसको सिर्फ मैं ही उगा सकता हूँ, है ना, आप नहीं उगा सकते इसको। तो उसका राइट हो गया उसके पास गवर्नमेंट से। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे जो नॉर्मल जो फार्मर थे नॉर्मल, वो उसको ग्रो नहीं कर सकते थे, जबकि उनको ग्रो करना चाहिए था क्योंकि वो उससे पहले से आइडेंटिफाइड था, डेवलप था, ग्रो कर रहे थे उन लोग। लेकिन क्योंकि अभी बीच में पेटेंट का कॉन्सेप्ट आ गया तो अब वो ग्रो नहीं कर सकते और इससे उनको लॉस हुआ, घाटा हुआ, मतलब एक तरह से धोखाबाजी हुआ उनके साथ। तो ये एक इथिकल इश्यूज है बायोटेक्नोलॉजी के साथ, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एक सीन, एक कॉन्सेप्ट, तो ये सीन्स है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये ऐसे पेटेंट ले लेते हैं और जो जो दूसरे जो फार्मर्स है उनको ग्रो करने नहीं देते। देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री। एशिया में मतलब जहाँ पे हमारा ये सब आता है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये क्या बोलते हैं जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं ये सब, तो ये सब एशिया में क्या होता है कि एशिया में चावल तो फेमस ही है, ठीक है, जैसे वेज बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, ये तो कितना फेमस है चावल, है ना। जहाँ से मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ को यहाँ दाना कटोरा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइस का तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। क्या बोल रहा है कि सिर्फ इंडिया में कितने वैरायटी है राइस के, 2 लाख से भी ज़्यादा। सिर्फ इंडिया में ही 2 लाख से ज़्यादा वैरायटी है सिर्फ राइस के। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ठीक है, तो इंडिया में तो राइस के बहुत सारे वैरायटी है, 2 लाख से भी ज़्यादा। नाउ बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा। बासमती राइस से देखे ना वेज बिरयानी कितना बढ़िया बनता है, लंबे लंबे चावल होते हैं, खुशबू बहुत जबरदस्त होता है। तो क्या होता है कि बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज ऑफ बासमतीज आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में बासमती की कितनी वैरायटी है, 27 डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। 27 वैराइटीज ऑफ जो बासमती है वो ग्रो करती है। देयर फॉर रेफरेंस टू बासमती इन एशियन टेक्स्ट, फोल्कलोर एंड पोएट्री, और बासमती का जो एंशियंट टेक्स्ट है वहाँ पे रेफरेंस मिलता है। आज इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरी, क्योंकि सेंचुरी से ग्रो किया जाता था इंडिया में बासमती राइस। इन 1997 में क्या होता है, एक अमेरिकन कंपनी आता है, एक 1997 में क्या होता है, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आता है और वो पेटेंट ले लेता है। क्या ले लेता है, पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। क्या करता है वो, यूएस पेटेंट ऑफिस से, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से क्या करता है, बासमती राइस का पेटेंट ले लेता है। एंड दिस अलाउड कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटीज। Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or unnovelty. The patent extends to functional equivalence, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts also been made to patent uses products and process based on Indian traditional herbal medicine, example turmeric, neem. If we are not vigilant and we do not immediately counter these patent applications, other country individuals may encroach on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. क्या होता है, जैसे कि यूएस है, ठीक है, तो यूएस में क्या होता है, एक अमेरिकन कंपनी जो है, एक हमारा जो राइस का जो हमारा जो बासमती राइस था, बासमती राइस को क्रॉप करता है एक ड्वार्फ वैरायटी के साथ, और इससे जो हमारा जो नया हाइब्रिड निकलता है, इस हाइब्रिड के का क्या करता है, जो अमेरिकन कंपनी था वो यूएस पेटेंट ऑफिस से इसका पेटेंट खरीद लेता है। क्या खरीद लेता है, इसका पेटेंट। अब इस पेटेंट का जो इसका जो वैरायटी था, इसको सेल करने का यूएस में, यहाँ तक कि इंडिया में भी इसका राइट सिर्फ किसके पास था, उस कंपनी की, सिर्फ उस कंपनी के पास जिसके पास इसका राइट है। और भी कोई इसको बेचेगा तो क्या होगा, वो इलीगल हो जाएगा, उसके खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है। इससे घाटा क्या हुआ, घाटा ये हुआ कि वैरायटी किसका था, वैरायटी था इंडियन का, हमारा वैरायटी था, पेटेंट किसने कराया, यूएस वाले ने, अमेरिका वाले ने, और पैसा किसने कमाया, उसी ने कमा लिया। तो चीज़ हमारा और पैसा कोई और कमा रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो गया हमारे साथ। तो अगर हम ऐसा ना, अगर हम इस चीज़ को समझे और इसको हम खुद पेटेंट कराने लगे और बेचने लगे, तो इससे फायदा भी हमारा होगा, क्योंकि चीज़ ही हमारा है ना, तो हमारा चीज़ है और कोई दूसरा फायदा उठा ले रहा है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। तो अब समझ आ रहा है कि बासमती के राइस इतने महंगे क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये पेटेंट वाला कॉन्सेप्ट अब जाता है और वैसे भी वो आसानी से ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ पेटेंट के साथ।
और भी और ऐसे और क्या होते थे, टर्मरिक, नीम, इन सबको भी ऐसे पेटेंट करा के उन लोग बेचने लगे, ग्रो करने लगे। तो पेटेंट के साथ प्रॉब्लम आने लगा। तो हम जितना जल्दी इस चीज़ को समझ सकते हैं पेटेंट वाले प्रॉब्लम को, हम जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक हम इस प्रॉब्लम को काउंटर नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको इसको काउंटर करना पड़ेगा ताकि जो हमारा चीज़ है वो हमारे ही पास रहे और हम ही फायदा उससे उठा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ को हमने समझा। अब आगे है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इज टर्म यूज टू रिफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational company and other organization without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी का एक टर्म है। व्हाट इज बायोपायरेसी? बायोपायरेसी इज अ टर्म किस चीज के लिए यूज होता है कि जब जो हमारे जो बायो रिसोर्स है वो बायो रिसोर्सेज का जो कोई मल्टीनेशनल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑथोराइजेशन के उस कंट्री से यूज करने लगते हैं, जो हमारे जो बायो रिसोर्सेज हैं, जब हमारे बायो रिसोर्सेज को कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करने लगता है बिना ऑथोराइजेशन के, उस देश के या उस लोगों के कंसर्न के बिना, तब हम उस चीज को बोलते हैं बायोपायरेसी। समझ रहे हैं? जैसे हमारा कोई बैक्टीरिया है जो कि सिर्फ हमारे इंडिया में मिलता है, उसको कोई हमारे बिना हमारे कंट्री को बिना बताए या हमारे लोगों को बिना बताए उसको यूज करने लग गया, तो उस चीज को हम बोलेंगे बायोपायरेसी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जो कि पैसा उनके पास बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है पर उनके पास नेचर नहीं है, उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application and can also be used to same time effort and expenditure during the commercialization। जैसे कि इस चीज का हम नेचर देख सकते हैं, जैसे कि अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है बहुत डाइवर्सिटी रिच है, बहुत डाइवर्सिटी रिच है, पर क्या है, गरीब है। क्या है? गरीब है। तो क्या करता है, जैसे कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका क्या है, उसका पैसा बहुत है, पर प्रॉब्लम क्या है, डाइवर्सिटी उस टाइप का नहीं है। डाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं है डाइवर्सिटी नहीं है, पर अफ्रीका की तरह डाइवर्सिटी थोड़ी ना है। तो क्या करता है, वो लोग अफ्रीका जाते हैं, अपनी कंपनी सेटअप करते हैं और वहाँ के बायो रिसोर्स को यूज करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम कॉज करता है ना, ये एक प्रॉब्लम है कि आप दूसरे के रिसोर्सेज को ऐसे जैसे फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। देयर हैज बीन ग्रोइंग realization of the injustice, inadequate compensation and benefits sharing between developed and developing country। क्या होता है, जैसे वो उसका बायो रिसोर्स को यूज कर रहा है अफ्रीका वालों का, तो क्या उनको बेनिफिट कर रहा है? तो अगर उनका तो बायो रिसोर्स यूज कर रहे हैं अमेरिका वाले, तो उनको प्रोडक्ट को फ्री में देना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, उसको और महंगे में बेचते हैं और अपने कंट्री वाले को सस्ते में बेचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एक्सप्लोटेशन हो रहा है उनका, है ना। तो इससे उनको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। अब क्या कर रहे हैं, कोई कंट्रीज क्या कर रहे हैं, कंट्री अब लॉ बना रही है, क्योंकि लॉ से ही ऐसे काम रुक सकते हैं। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that takes such issues into consideration, including patents, term emergency provisions, and research and development initiative। अब इंडिया में भी इस चीज को देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया में भी चीज़ देखा गया और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म भी हो गया। दो लग रहा था अभी और बचा ही है, लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद समरी है ना। ठीक है, तो इंडिया में भी अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस और अमेंडमेंट्स लाया गया, बिल को थोड़ा चेंज किया गया, जो भी इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए बायोपायरेसी को और इथिकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इंडिया में भी चेंज किया गया, क्योंकि इंडिया भी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है। हमारा जो कंट्री है बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है। हमारे बहुत टाइप के देखें 2 लाख टाइप के तो सिर्फ राइस पाए जाते हैं, तो बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच है। और एक्सप्लोटेशन का भी जैसे कि अंग्रेज आए थे तो उन्होंने भी हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ताकि अब और एक्सप्लोइट ना किया जा सके। इसलिए हमारे भी पार्लियामेंट में लॉस बने, हमारे भी देश में लॉस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी का पूरा लाइन टू लाइन वाइज एनसीईआरटी बायो का रिवीजन। हमने पूरा का पूरा देखिए, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा लाइन टू लाइन वाइज पूरा का पूरा चैप्टर देखा हुआ है। हर एक लाइन को अंडरलाइन करके हमने पढ़ाई किया ताकि हमको कॉन्सेप्ट हमारा समझ आए, और हमको ईच लाइन हमने अंडरलाइन करके पढ़ाई किया ताकि हमको ये चैप्टर का लाइन टू लाइन वाइज पता करें, और कोई भी क्वेश्चन आए एनसीईआरटी की लाइन से तो हमारा झट से सॉल्व हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड यूज़ का चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, अभी चैप्टर पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन करेंगे, जिसपे हम इसके ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको मजा आया होगा। और आप इसको आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो वहाँ से अंडरलाइन करके पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बताया हूँ, ठीक है, उसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, और इसको एक बार अपने से देखिए अभी, क्योंकि आप मेरे साथ तो देख लिए हैं, एक बार खुद से देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको एक बार खुद से भी देखिए, उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। वहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। पेपर में भी हमारा क्वेश्चन आएगा, हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन में इसका कर लूँगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीजन में इसके आना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब ये चैप्टर जो है कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। पूरा का पूरा लाइन टू लाइन वाइज हमने एनसीईआरटी का बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन यूज का हमने लाइन टू लाइन वाइज कवर कर लिया। अब हम इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और जो हमारा जो बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करना, ताकि जो हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सीजन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय। ठीक, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।